नमस्कार, साहब संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी इस 7 बजे के बुलेटिन में आपको देते हैं। सिर्फ रविवार के दिन ही मंडियों के भाव आपको नहीं बताते हैं, बाकी सारी खबरें विस्तार से आपको विश्लेषणात्मक तरीके से खबरों की जानकारी देते हैं दोस्तों। और आज भी हम विश्लेषण करने वाले हैं, एक समीक्षा करने वाले हैं बादरा क्षेत्र के 3 राजनीतिक सियासी धुरंधरों की। दोस्तों ज़रूर देखिएगा इस विश्लेषण को। और भाजपा की टिकट जो देने की शैली है और जो फार्मूला है, किस समीकरण के ऊपर और क्या पैरामीटर के साथ भाजपा आने वाले चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो है भारत में अपना प्रदर्शन कर सकती है, इसको लेकर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बादरा आसपास खबरों की जानकारी दे दूं। जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो 4 दिसंबर को गुगामेडी से शुरू हुई थी, वो लगातार दोस्तों चल रही है। 20 दिसंबर तक ये यात्रा जारी रहेगी और वीडीएस प्लेस में 20 दिसंबर को विशाल सभा के साथ, प्रदर्शन के साथ, उपखंड के घेराव के साथ इस सभा का, आक्रोश सभा का समापन होगा। और आज ये आक्रोश सभा डोबी गांव से चलकर बांगवा, पचार वाली, उत्तरादावास, मोटसरा, बनाई, अनूप शहर, ढाका, गदरा और बानगढ़ होते हुए जिलोदा गांव में विराम दी गई। और दोस्तों, कल जो सभा होगी, जो जन आक्रोश यात्रा होगी, वो डोबीवास गांव से राजपुरा, डाणी खोखराण, गुंजासरी, डुंगराना 11 बजे करीब पहुंचेगी। रासलाना, जटान, घेऊ 3:30 बजे पहुंचेगी। तो ये यात्रा का कल का भी रूट रहेगा। इसके अलावा धरना प्रदर्शन की बात करें तो लगातार 40-42 दिनों से भाजपा का, किसान मोर्चा का धरना जो है फसल बीमा क्लेम को लेकर लगातार जारी है। और इसके अलावा दोस्तों, हम आज कुछ ऐसे विषय पर भी बात करेंगे जो शादियों में एक नई नज़ीर पेश करते हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जो शादियों में एक प्रकार से नई पहल और जो हमारी कुप्रथा है, पुरानी ऐसी परंपराएं हैं जो अब वर्तमान के परिवेश में वो कहीं ना कहीं कचोटती है। समाज में कुरीतियां और समाज में बहुत से दूषित कण उसको लेकर आते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जो विवाह शादियों में दहेज प्रथा है, दहेज देने की परंपरा है और इसकी बेदी पर ना जाने कितनी सैकड़ों हजारों लड़कियां इस दहेज की बेदी पर चढ़ चुकी है। और दोस्तों, हम बात करेंगे आजकल जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं वो स्वस्थ समाज की ओर बढ़ते कदम का एक नया जीता जागता उदाहरण है। और इसका अनुसरण भी होना चाहिए। 1 रुपया और नारियल में शादी करते युवा और युवतियां, बहुत शानदार उदाहरण ये समाज के सामने आज के युवा पेश कर रहे हैं। और हम बात करेंगे 3-4 ऐसे बादरा क्षेत्र और आसपास क्षेत्रों के ऐसे विवाह की। तो दोस्तों, बादरा के योगेश कुमार शर्मा, जो कि वार्ड नंबर 23 के, माफ़ कीजिएगा, निवासी हैं, उनके पुत्र पवन शर्मा की जब शादी हुई थी तो पवन संकीर्ण, दोस्तों पवन शर्मा की जब शादी हुई थी तो उन्होंने मात्र 1 रुपया और नारियल लेकर ये शादी की थी। और ये उदय राम सर जो बीकानेर में है, वहाँ पवन शर्मा की बारात गई थी। तो इस शादी में मात्र 1 रुपया नारियल लेकर ये शादी की गई और बहुत शानदार उदाहरण पेश किया। और कृष्ण कुमार सनोफ बरजलाल खेरवा, शोरा टाडा के, दोस्तों कृष्ण कुमार की भी शादी में जब वो भोजा सर की बेटियां दर्शना और सरस्वती, कृष्ण कुमार जो ब्रजलाल खेरवा है दोस्तों, उनके 2 पुत्र कृष्ण कुमार और विकास की शादी थी पिछले ही दिनों। और वो शादी हुई थी दर्शना और सरस्वती के साथ बोजासर गांव में। और शोरा टाडा के हैं कृष्ण कुमार खेरवा, उनके पुत्रों की शादी बादरा के ही बोजासर गांव में हुई थी। और बोजासर गांव में जो बेटियों का पिता है वो दोस्तों पूर्व बीएसएफ का रिटायर्ड
कर्मचारी है राकेश देतरवाल, और उनकी दोनों ही बेटियों की शादी जो है 1 रुपया नारियल में संपन्न हुई। बहुत शानदार उदाहरण ये बादरा के लिए है। और यहीं एक शादी का और हम जिक्र करने जा रहे हैं, मनीष संग ऋतु की शादी जो है। मनीष पुत्र हंसराज सिंहमार ये मेहराणा के निवासी हैं, और ऋतु डॉटर ऑफ जगदीश गोडेला ये बीड बादरा के हैं। तो इनकी भी शादी बादरा के आपस में गाँव में हुई है, और इस शादी में भी 1 रुपया और नारियल लेकर ये शादी संपन्न हुई। और ऐसा ही दोस्तों अभी हाल ही में सोनडी नौर के सोनडी गांव की चर्चा करें तो राकेश पुत्र जो राम स्वरूप मेव है, उनके पुत्र राकेश की शादी हुई। 2 पुत्र हैं दोस्तों, एक अध्यापक है वकील कुमार, और दोनों ही पुत्रों की शादी 1 रुपया नारियल में संपन्न हुई। बहुत शानदार उदाहरण है, ऐसे भी उदाहरण अनेकों हैं, पूर्व में भी हुई है। और ये जो नई परंपरा है, बड़ी स्वस्थ परंपरा समाज के लिए हम मान सकते हैं। इसके अलावा बात करें SC/ST वर्ग के लिए हनुमानगढ़ जिले में कोर्ट खुलाने की मांग की है, और ये मांग की है बजरंग मेघवाल RTI कार्यकर्ता है बादरा के, एक बहुत ही जागरूक इंसान है दोस्तों। इन्होंने एक कल जो मानवाधिकार आयोग दिवस था, उस दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली में ये पत्र लिखा, और पत्र लिखकर मांग की गई है कि जो SC/ST वर्ग के साथ एक प्रकार से उनके मुकदमों में तो बहुत विलंब होता ही है, और इनको तेज़ी के साथ निपटाने के लिए SC/ST वर्ग को न्याय मुहैया कराने के लिए SC/ST कोर्ट खुलवाने की मांग की गई है हनुमानगढ़ जिले में। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल सेमीफाइनल में पहुंची। दोस्तों रोनाल्डो की जो टीम है वो पुर्तगाल, उसको हराकर मोरक्को की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। उधर नीदरलैंड को हराकर अर्जेंटीना, और उधर इंग्लैंड और फ्रांस में फ्रांस। तो ये कुल मिला के बहुत शानदार मुकाबले हुए। अर्जेंटीना बनाम क्रोएशिया का मैच 14 दिसंबर को सेमीफाइनल के रूप में होगा। उधर अर्जेंटीना ने भी बहुत शानदार जीत दर्ज की है नीदरलैंड को हराकर। तो अब 17 दिसंबर को तीसरे नंबर के लिए मैच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप में, और फाइनल मैच होगा 18 दिसंबर को। इसके अलावा बात करें दोस्तों क्रिकेट की, जल्दी से 2-1 से बांग्लादेश ने जरूर सीरीज भारत से वनडे क्रिकेट की जीती है, लेकिन अंतिम तीसरे मैच को जीतकर और भारत ने अनेकों रिकॉर्ड बना डाले वनडे क्रिकेट में। पहला शतक ही अपना दोहरा शतक बना दिया, और इससे पहले ये कारनामा क्रिस गेल ने किया था। उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिकॉर्ड ईशान किशन ने दोस्तों 200 रन बना दिए थे मात्र 126 गेंद पर, और 126 गेंद पर भी ये तेज सबसे कम गेंदों पर बनाया गया दोहरा शतक का डबल सेंचुरी का विश्व रिकॉर्ड भी बना। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम कोहली के 113 रन की इसी मैच में, और रिकॉर्ड तोड़ जीत भी इसमें 350 के करीब की जीत दर्ज की भारतीय टीम ने। और कोहली ने जब 113 रन साथ में टूर्नामेंट में बनाए, तो बेशक ये 2-3 वर्षों बाद कोहली के बल्ले से निकला कोई शतक था, लेकिन इस शतक ने दोस्तों विराट कोहली के इस शतक ने रिकी पोंटिंग जो ऑस्ट्रेलिया के लंबे समय तक कप्तान भी रहे हैं और पूरे विश्व के शानदार बल्लेबाज भी रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 72 शतक अपने नाम कर लिए हैं। 72 शतक। इससे पहले 71 शतक पर रिकी पोंटिंग की बराबरी पर 3 साल से अटके हुए थे। तो 3 साल बाद में ये शतक आया विराट कोहली के बल्ले से और 72 के आंकड़े तक पहुंचा। और अब विराट कोहली दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं शतकों के मामले में, 72 शतक जमा चुके हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी क्रिकेट का भगवान और मास्टर ब्लास्टर रहता है जिन्होंने शतकों का शतक लगाया है, अर्थात 100 शतक उनके बल्ले से निकले हैं, और वो है भारत के सचिन तेंदुलकर। तो अभी विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर के नज़दीक पहुंचने के लिए 28
शतकों का इंतज़ार करना होगा, जब उनकी अब जो वर्तमान में कंडीशन है 3-3 वर्षों में 1 शतक आते हैं। अगर उनकी फॉर्म में कुछ सुधार भी हुआ तब भी ये इतना लंबा नहीं खेल पाएंगे कि 100 शतक बनाकर सचिन पायलट का मुकाबला कर सके या उनकी बराबरी कर सके। बेशक भारत के लोग भी चाहेंगे, विश्व में विराट कोहली के सभी प्रशंसक ये चाहेंगे कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़े, और स्वयं सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली के लिए ये बोला था कि अगर ये कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो विराट कोहली ही तोड़ सकते हैं। देखते हैं। लेकिन अब नंबर 3 पर रिकी पोंटिंग पहुंच चुके हैं, जिन्होंने 71 सेंचुरी 668 पारियों में लगाई है, और विराट कोहली ने ये 536 पारियों में ही 72 सेंचुरी लगा दी, और सचिन तेंदुलकर ने 782 पारियों में जो है 100 शतक लगाए थे। और चौथे नंबर पर कुमार संगकारा है ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने 73 सेंचुरी लगाई है 666 पारियों में। तो इनसे नीचे अब बहुत दूर तक बल्लेबाज है। तो कुल मिला के ये रिकॉर्ड जो है 4 बहुत शानदार और ख़ास है, और भारत ने 400 का स्कोर बना के ये मैच जब जीता तो ऐसा कारनामा करने वाली भारत 6ठी वो टीम है। 6 बार भारत ने ये कारनामे किए, 400 से ऊपर का स्कोर बनाया, और सारे के सारे मैच भारत ने जीते हैं, और 300 शतकों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी भारत ने छुआ है। दुनिया की एकमात्र टीम भारत बन चुकी है जिनके बल्लेबाजों के बल्लों से निकले हुए शतकों की संख्या 300 तक पहुंच चुकी है। तो ये विश्व की पहली टीम भी बन चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें हम आज 11 दिसंबर को क्या विशेष दिवस है, उसके बाद में मौसम का मिजाज बताएंगे और फिर उस समीक्षा पर हम आएंगे। आज 11 दिसंबर को फिल्मी अभिनेता के महान शख्स दिलीप कुमार का जन्म 1922 को आज ही के दिन हुआ था, और बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका वास्तविक नाम जो है वो मोहम्मद यूसुफ खान है। और विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु जिनको आप ओशो के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका रजनीश नाम है। उनका भी जन्म 1931 को आज ही के दिन हुआ था, और उनका वास्तविक नाम भी हम आपको आज बताते हैं। चंद्र मोहन जैन उनका वास्तविक नाम है। आपको याद होगा विनोद खन्ना जब अमिताभ बच्चन के बाद सुपरस्टार की दौड़ में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े थे, तो उस समय अचानक वो ओशो के शिष्य बन गए थे, और अमेरिका आदि अन्य देशों में ओशो के साथ ही रहने लगे थे। और उसके बाद में जो विनोद खन्ना है वो उनसे जो सुपरस्टार का स्टारडम था वो हासिल वो नहीं कर पाए थे। और आज ही के दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी 1935 को आज ही के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावा आज ही के दिन जो शतरंज के बेताज बादशाह है, कई बार विश्व चैंपियनशिप शतरंज की उन्होंने जीती है, विश्वनाथन आनंद का 1969 को आज ही के दिन जन्म हुआ था। और आज मौसम का मिजाज बताए तो 11 दिसंबर को 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा था। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, बादल बिल्कुल नहीं थे, रात्रि को भी नहीं होंगे। 19 से 23 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहेगा, जबकि कल 12 दिसंबर को 14 से 21 डिग्री और दोपहर को 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। देर शाम को 19 से 23 डिग्री, जबकि बादल बिल्कुल नहीं होंगे, रात्रि को भी नहीं होंगे, और हवा कमोबश 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से चलती रहेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस विषय पर, विश्लेषण पर, समीक्षा पर, जिसके लिए आपको बताया था इस बुलेटिन के प्रारंभ में कि भाजपा किस फार्मूले के आधार पर, किस पैरामीटर के आधार पर आगे 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के 9 राज्यों के, उनमें टिकट दे सकती है। और बादरा के 3 राजनीतिक धुरंधरों की भी हम समीक्षा और पूरा विश्लेषण उनके राजनीतिक कैरियर का, जीवन का, भावी आगामी कैरियर का उनका करेंगे। और दोस्तों इससे पहले हमें जानना होगा
कि भाजपा का टिकट फार्मूला क्या हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सख्ताई के साथ टिकटें दी थी, बहुत से नए चेहरों को टिकटें दी थी, पुराने विधायकों के टिकट काट दिए थे और आपने देखा प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सरकार ही नहीं बनाई, जबकि योगी आदित्यनाथ रिपीट भी हुए दोबारा सीएम बने उत्तर प्रदेश के। इसके बाद में अभी हाल ही में आपने देखा हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हुए, उसमें भी भाजपा ने एक प्रैक्टिकल किया दोस्तों, क्योंकि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये जब लगातार आगे बढ़ती है, जीतती रहती है, तो इसमें जो क्या सूत्र है, क्या समीकरण लगाते हैं, किस पैरामीटर से ये टिकटें देते हैं और कौन कौन से फार्मूले किस चुनाव में ये प्रैक्टिकल के तौर पर आजमा ले, किसी को नहीं पता। और ये रणनीतियाँ जो है वो अपने तक ही सीमित रखती है भाजपा, लेकिन ये रणनीतियाँ इनकी जब परिणाम निकल कर आते हैं और जब आप पूरे बारीकी के साथ उनके टिकट वितरण का पूरा कार्यक्रम देखते हैं, किसको टिकट दी गई है, किसकी काटी गई है, तो आपको समझ आएगा कि भाजपा किस प्रकार की रणनीतियाँ अख्तियार करती हैं। गुजरात में 50% नए चेहरों को टिकट दिया गया दोस्तों, जबकि हिमाचल प्रदेश में नए चेहरे मात्र 20% थे। अर्थात हिमाचल में एक अलग फार्मूला आजमा रही थी भाजपा और गुजरात में एक अलग फार्मूला। और होता भी ऐसे क्योंकि अलग अलग दोनों में मुद्दे होते हैं और अलग अलग परिस्थितियां होती है। हिमाचल और गुजरात वैसे तो दोनों में ही भाजपा की सरकार थी, लेकिन हिमाचल का जो ट्रेंड था वो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का रहा है, जबकि गुजरात में लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी थी। वहाँ चुनौती अलग थी और हिमाचल में चुनौती अलग प्रकार की थी। लेकिन यहाँ फार्मूला 50% का गुजरात में आजमाया गया, नए चेहरों को टिकट दिया गया। और सिटिंग एमएलए की अगर बात करें तो 5 मंत्रियों की टिकट काटी गई और पूर्व सीएम तक को बदला गया और डिप्टी सीएम तक को बदला गया, टिकट नहीं दिया गया। 38 विधायकों के टिकट काटे गए, गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं। और 182 जो सीटें थी, उनका जो उनके उम्मीदवार थे, दावेदार थे, जो पहले टिकट दी गई थी, उनमें जो जीत कर आए थे, उनमें से 103 नए चेहरे उतार दिए गए, उन सबको बदल दिया गया। तो ये फार्मूला ज़बरदस्त कामयाब हुआ और 154 से अधिक सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही। अब हिमाचल की बात करें तो बेशक ये फार्मूला बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, लेकिन इस फार्मूले से भाजपा के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। जैसी दोस्तों कम से कम हर्ष देखा गया, गुजरात में कांग्रेस का 17 पर सिमट गई, 60 सीटों का नुकसान हुआ, 77 सीटें थी पहले। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 15 का गैप जरूर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। कांग्रेस की अच्छी सफलता इनको मान सकते हैं और एक जीवनदान कांग्रेस के लिए ये हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 7-8 सालों से पहली बार 2 राज्यों से अपने दम पर सरकार बनाते हुए 3 राज्यों में पहुंची है। तो ये पहली बार हुआ है 7 सालों में कि कांग्रेस ने अपना एक राज्य अपने दम पर बढ़ाया है, जबकि 2023 में इन दोनों राज्यों के चुनाव होने हैं। क्या वो कांग्रेस बचा पाएगी, ये एक अलग सवाल है, अलग चुनौती है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों को हिमाचल में टिकट दी गई, अलग रहा सिस्टम। यहाँ 5-7 सीटें ऐसी थी, 10 से 150 वोटों के अंतराल से कांग्रेस जीती। यहाँ 12-13 भाजपा के बागी भी थे, तो अलग मैटर था। लेकिन कुल मिला के जो फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, आखिर पैरामीटर क्या हो सकता है भाजपा का टिकट देने के लिए आगे, उसके ऊपर भी हम आपको बात करेंगे। लेकिन लगभग नए चेहरे आप बदल देते हैं तो भाजपा ने ये देखा, इस फार्मूले से हमने विशेषज्ञों ने सभी ने ये देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी की जो एक सत्ता के विरुद्ध लहर होती है, ये जो फैक्टर प्रभावी होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो गुजरात में ऐसा
बिल्कुल नहीं था, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी। उससे पहले तरह तरह की चर्चाएं थी। आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी, जैसी पंजाब में चलाई थी, लेकिन भाजपा का यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाई और मात्र कुछ सीटों तक सिमट गई। और जैसा कि सर्वे में अनुमान था, उससे भी बहुत निचले स्तर तक का प्रदर्शन रहा। मात्र ये उपलब्धि जरूर रही कि 13% वोट हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी ने ज़रूर यहाँ हासिल कर लिया। हम बात कर रहे हैं भाजपा के फार्मूले की। तो दोस्तों अब देखते हैं टिकट वितरण में क्या पैरामीटर हो सकते हैं भाजपा के। वंशवाद और भाई भतीजावाद को भाजपा स्वीकार नहीं करती है, उसको दरकिनार करती है। ऐसे लोगों को टिकट नहीं दी जाती, ये प्राथमिकता भाजपा की रहती है और नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाती है। ये पैरामीटर भाजपा का बड़ा सॉलिड है। और प्रोफेशनल नेता को प्रमुखता दी जाती है। दोस्तों प्रोफेशनल नेता से इसकी व्याख्या हम आगे कभी करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल नेता का मतलब हर चीज़ में वो सुदृढ़, मजबूत, ताकतवर नेता हो और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी डिसीजन किया जाता है। टिकट वितरण के पैरामीटर का एक पैमाना हम मान सकते हैं सर्वे रिपोर्ट, जो भाजपा बार बार करवाती है, समय अंतराल के बाद करवाती है और सबसे ज़्यादा बार भाजपा सर्वे करवाती है। अब तक लगभग सुना गया है राजस्थान में भी 3 बार सर्वे संपन्न हो चुके हैं। अभी एक सर्वे और भी हो सकता है। 10,000 वोटों से अधिक की से जो हारे हैं वो सब जो जितने भी है उनकी टिकट कट सकती है। वो चेहरे जो विधायक बने हुए हो या नहीं बने हुए हो, जिनको पहले टिकट दी गई थी और 10,000 के से अधिक वोटों से वो हारे, उनके ऊपर लगभग 80% उनकी टिकट पर कैंची चल सकती है। 20% भी उनमें वही रहेंगे जो 3, 4, 5 की संख्या में राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर ये पैरामीटर लागू होते ही नहीं। और इसके अलावा जो 20% में आएंगे वो भी अनुभवी और वजूद रखने वाले अपने एरिया में ऐसे नेता होंगे जो कि किसी अन्य फैक्टर की वजह से ज़्यादा गैप से हारे होंगे या किसी दूसरे नेता की लहर की वजह से वो ज़्यादा वोटों से अंतराल से हारे होंगे। तो ऐसे नेताओं को दोबारा टिकट दी जा सकती है। एक पैरामीटर भाजपा का रहता है 70 से अधिक की उम्र वालों को बहुत कम टिकट दिया जाता है। और वर्किंग जो दावेदार होता है उसकी वर्किंग भी देखी जाती है और वर्किंग के अलावा फिटनेस उनकी अच्छी हो, ये चीज़ भी देखी जाती है। फिटनेस, वर्किंग, ये चीज़ें भी भाजपा देखती है। तो कुल मिला के जिनकी छवि अच्छी हो, ये सारी चीज़ें जो भाजपा है उनके पैरामीटर में आती है। अब देखें तो राजस्थान का फार्मूला देखें तो क्या हो सकता है। 200 सीटों पर एक प्रकार से चुनाव होंगे राजस्थान में। तो 200 सीटों पर जो टिकटें दी गई थी, भाजपा ने पहले दी थी, संभावित लगभग बात करें तो 95 से लेकर 100 उन नेताओं के टिकट कट सकते हैं जिनको पहले टिकट मिली है, वो नए चेहरे हो सकते हैं। तो लगभग 50% यहाँ ये छंटनी हो सकती है। और लगभग हम बात करें 70-71 जो विधायक हैं उनमें से 20-22 के करीब के टिकट जो है वो कटेंगे, ये भी तय है। जो वर्तमान में विधायक है उनमें से भी 20-22 विधायकों के टिकट कट सकते हैं नए फार्मूले के तहत। और राज्य में 10,000 से अधिक का 80% का मैंने आपको फार्मूला बताया ही था। और वो वही बचेंगे जो उनके कद्दावर नेता हो और जो बहुत ज़्यादा वजूद रखते हो, अन्य कारणों से, अन्य फैक्टरों की वजह से ये वोट का अंतराल है वो बढ़ा है और उनके सर्वे में ये चीज़ें आई है। तो सर्वे में भाजपा कितनी चीज़ों का ख्याल रखती है ये आपने देखा। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों जल्दी से भादरा के 3 धुरंधर नेताओं का। इनमें है संजीव बेनीवाल, जयदीप डूडी और एसपी सिंह। हम जल्दी से अगर बात करें तो करीब 12 पॉइंटों पर बात करेंगे, तीनों का अनुमान आपको बताएंगे। तो इन 12 पॉइंटों पर सबसे पहले लेते हैं उम्र का फंडा जो भाजपा का हमने, क्योंकि एसपी सिंह भी आने वाले दिनों में चर्चाओं के अनुसार भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों।
ऐसी हमारे पास भी सूचना आ रही है। और जब कोई नेता की इस प्रकार की संभावनाएं चर्चाओं के अनुसार आती है तो उनकी समीक्षा विश्लेषण भी वाजिब है और बनता है। इसलिए हम ये विश्लेषण और समीक्षा जो है इन नेताओं की कर रहे हैं। जयदीप डूडी भाजपा में आ चुके हैं। संजीव बेनीवाल पहले ही टिकट की दौड़ में अग्रिम पंक्ति के सिपाही बनकर भाजपा के खड़े हैं। तो अब एक प्रकार से मान लीजिए आप कि ये तीन हो गए, तो हम तीनों की थोड़ी कंपैरिजन कर लेते हैं, कौन कितना हेवी रह सकता है, कौन कितने किस में कितना दम है। तो उम्र का फंडा अगर कहें तो एक प्रकार से तीनों में ही लागू नहीं होगा 70 से अधिक का। तो ये तीनों ही इसमें एक प्रकार से पॉजिटिव है। और अगर बात करें वंशवाद की, तो वंशवाद ना एसपी सिंह के परिवार से कभी भाजपा ने टिकट दी है और ना संजीव बेनीवाल के। हाँ, संजीव बेनीवाल को ज़रूर मिलती रही है। और जयदीप डूडी की बात करें तो यहाँ ज़रूर लालचंद डूडी को 2 बार बीजेपी की टिकट दे चुकी है, उनकी माताश्री को भी बीजेपी की टिकट दे चुकी है, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से कोई यहाँ से जीता नहीं। तो वंशवाद का कोई ज़्यादा यहाँ प्रभाव नहीं रहता। तो तीनों को ही क्लीन चिट देते हैं, यहाँ तीनों ही इक्वल है, समान मान लेते हैं। अब बात करें सर्वे रिपोर्ट की, तो सर्वे रिपोर्ट में दोस्तों यहाँ स्थितियाँ भिन्न भिन्न है। अगर बात करें एसपी सिंह की, तो एसपी सिंह यहाँ सर्वे रिपोर्ट में कमज़ोर मिल सकते हैं या मिले होंगे। और बात करें जयदीप डूडी की, तो वो भी सर्वे रिपोर्ट में कमज़ोर मिलेंगे, लेकिन संजीव बेनीवाल सर्वे रिपोर्ट में कमज़ोर नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ संजीव बेनीवाल ने एक अपनी अंक बढ़ा लिया है और एक प्रकार से बढ़त बनाई है। और अब बात करें प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ के रूप में, तो यहाँ एसपी सिंह दोस्तों पूर्व जिला कलेक्टर हैं, अभी राजनीति में नहीं आए हैं, तो ये प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ नहीं है। तो यहाँ इनकी वीकनेस है, कमज़ोरी इनकी मान सकते हैं। लेकिन संजीव बेनीवाल की अगर कहें तो ये एक और पॉइंट उनके खाते में जुड़ा है, वो रियल में भादरा के सबसे अत्यधिक प्रोफेशनल नेताओं में से एक माने जाते हैं। अगर बात करें जयदीप डूडी की, तो जयदीप डूडी भी प्रोफेशनली यहाँ औसत मान सकते हैं, इनमें अभाव है प्रोफेशनल नेता के गुणों का। तो अब बात करें नए चेहरे की, तो नए चेहरे के भाजपा के फार्मूले पर कैसे फिट बैठेंगे ये संजीव बेनीवाल? नया चेहरा नहीं है, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट पहला संजीव बेनीवाल का आया है। और जयदीप डूडी की बात करें तो बीजेपी के लिहाज से तो नया है, लेकिन पहले ही विधायक भी ये बन चुके हैं, संसदीय सचिव रह चुके हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो भादरा क्षेत्र के लिए ये नया चेहरा नहीं है, भाजपा के लिए नया चेहरा हो सकते हैं। तो यहाँ इनको औसत में रखते हैं। लेकिन एसपी सिंह की बात करें तो ये नया चेहरा है, 1 नंबर यहाँ पॉइंट एसपी सिंह को दे दिया जाता है। और यहाँ भारी पड़े हैं एसपी सिंह नए चेहरे की अगर बात करें तो। अब बात करें मजबूत टीम, तो मजबूत टीम का एसपी सिंह से शुरुआत करें तो मजबूत टीम का अभाव है इनके पास से। और बात करें संजीव बेनीवाल की, तो मजबूत टीम के नाम पर औसत हम इनको अंक देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत टीम युवाओं की, कार्यकर्ताओं की संजीव बेनीवाल के पास नहीं है, लेकिन दमदार नेता है, इनकी राजनीति में गहराई है, औसत हम इनको अंक देंगे। और मजबूत टीम अगर जयदीप डूडी की बात करें तो यहाँ इनकी वीकनेस आती है, ये भी यहाँ नंबर नहीं लेके जाती है, ये अभाव है मजबूत टीम का। अब बात करेंगे क्षेत्रीय मुद्दों पर पकड़, कौन कितना मजबूत है क्षेत्रीय मुद्दों में। तो अब एसपी सिंह जी से शुरुआत कर लेते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर बहुत कमज़ोर पकड़ है इनकी, इनको हम कमज़ोर कड़ी क्षेत्रीय मुद्दों के, जन समस्याओं के लिहाज से इनकी मान सकते हैं। और संजीव बेनीवाल का एक और पॉइंट जुड़ जाता है दोस्तों, यहाँ नंबर 3 मजबूत पॉइंट बन जाते हैं संजीव बेनीवाल के टिकट की दौड़ में। तो यहाँ संजीव बेनीवाल ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर। अगर बात करें जयदीप डूडी की, तो जयदीप डूडी क्षेत्रीय मुद्दों में अच्छे खासे हैं, लेकिन यहाँ हम उनको औसत के रूप में रखेंगे, क्योंकि उनके अपने संबोधनों में विशेषकर औसत ही इस प्रकार का नॉलेज संबोधनों में हमने अब तक देखा है। हम ये जन चर्चाओं के अनुसार और जनताओं के अनुसार ये चर्चा हम कर रहे हैं, ये विश्लेषण, ये समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ ये हमारी पर्सनल एक प्रकार से मेरा विश्लेषण है, इसके अंदर आप सहमत हो या नहीं हो इसमें कतई ये कोई ज़रूरी नहीं है। बात करें चुनावी मैनेज, चुनाव किस प्रकार से मैनेज करना जानते हैं, तो दोस्तों यहाँ
जो एसपी सिंह है कमज़ोर पड़ते हैं, क्योंकि पिछला चुनाव बढ़िया परिवार ने लड़ा था, तो डॉक्टर साहब के कमज़ोर मैनेजमेंट की वजह से ही कांग्रेस की टिकट पर वो बहुत पिछड़े और बल्ला बल्ला उनकी जमानत बची थी। तो यहाँ संजीव बेनीवाल की बात करें मैनेज के मामले में, तो अच्छा खासा मैनेज, चुनावी मैनेज शानदार करने में सक्षम है और पूर्व में इन्होंने दिखाया भी है। अब यहाँ बात करें जयदीप टूडी की, तो यहाँ भी जयदीप टूडी औसत ही माने जाएंगे, अर्थात एसपी सिंह से कहीं भारी पड़ते हैं, लेकिन संजीव बेनीवाल के आगे वो कुछ फीके रह जाते हैं। अब बात करें दोस्तों गोकसी का जो बड़ा प्रकरण हुआ था, क्योंकि भाजपा एक प्रकार से सबसे ज़्यादा हिंदू वोटों पर लेने वाली पार्टी है और मुस्लिम समाज के वर्ग के बहुत कम लोग भाजपा को वोट देते हैं, तो गोकसी का एक पॉइंट हम 12 बिंदुओं में यहाँ रखते हैं, नंबर 10 पर। तो बहुत ज़्यादा असर नहीं है एसपी सिंह की बात करें तो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं कोई भाग नहीं लिया और ये भाजपा में एंट्री भी इनकी नहीं है, तो ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। यहाँ बात करें संजीव बेनीवाल की, तो यहाँ चिड़िया गांधी मामले में असिंक रूप से एक प्रकार से संजीव बेनीवाल को इसका नुकसान हुआ है। ये एक प्रकार से हिंदू जो वोट बैंक है उसमें सेधमारी वाला प्रकरण था और यहाँ नुकसान हुआ है अच्छा खासा, या आंशिक रूप से हम मान सकते हैं। जयदीप टूडी की बात करें तो कोई ज़्यादा असर यहाँ नहीं मानते। अब बात करें मुस्लिम वर्ग की, क्योंकि मुस्लिम वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है दोस्तों, तो उसकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये तीनों ही नेता ऐसे रहे हैं जो अलग अलग पृष्ठभूमि से है। अगर एसपी सिंह को छोड़ दिया जाए तो जयदीप टूडी भी पहले किसी और पार्टी में थे, बाद में किसी में और में आए, तो मुस्लिम वर्ग के भी अधिकांशतः वोट उन्होंने लिए हैं। और इस प्रकार से अब अगर बात करें मुस्लिम वर्ग की, तो एसपी सिंह औसत वोट लेते हैं मुस्लिम वर्ग के, और बात करें जयदीप टूडी की तो औसत वोट लेते हैं दोनों ही। संजीव बेनीवाल की बात करें तो सर्वमान्य नेता है मुस्लिम वर्ग में दोस्तों, बहुत बड़ी पसंद है मुस्लिम वर्ग की संजीव बेनीवाल की। जो बैलेंस की राजनीति है मुस्लिम समाज उसका लगभग कायल है, तो बड़ी संख्या में ये मुस्लिम समाज के वोट ले सकते हैं। लेकिन भाजपा की टिकट पर इनको कितना मिलेगा, बहुत कम मात्रा में मिलेगा, ये एक अलग बात है। अब बात करें अन्य 12वां पॉइंट, तो उच्च संपर्क आला नेताओं से दोस्तों, इसमें छुपे रुस्तम हो सकते हैं एसपी सिंह भी, और इसलिए हम औसत में रखते हैं। और बात करें जयदीप टूडी की तो सतीश पुनिया, अशोक सैनी, राजेंद्र राठौड़ आदि अनेक बहुत बड़ी ये लॉबी है जो कि एंटी वसुंधरा है, उसमें अच्छी खासी पहट है, तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें जयदीप टूडी को मान सकते हैं। वसुंधरा राज्य से संजीव बेनीवाल की काफ़ी नज़दीकियां हैं, और इसके अलावा जो जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति दोस्तों, वो एक रिश्तेदारी के लिहाज से भी बहुत अधिक निकटता के चलते यहाँ भारी पड़ते हैं संजीव बेनीवाल भी आला उच्च संपर्कों में। तो ये लगभग 12 पॉइंट थे, कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समय बहुत ज़्यादा हो गया और विश्लेषण में पता नहीं लगा, लेकिन दोस्तों कैसा लगा आप बताइएगा। आगे भी हम इस प्रकार के विश्लेषण करते रहेंगे। अब आपके ऊपर छोड़ते हैं कौन नेता किस प्रकार से भारी पड़ेगा टिकट की दौड़ में, ये हम डिसीजन नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा साफ संदेश भारत, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।